राजा ने मेले के सभी प्रतियोगियों को उपहार देकर उनका सम्मान बढ़ाया था। अंत में राजा ने युवक को बुलाया और मैदान में तैयार मिलने को कहा। युवक कुछ भी समझ नहीं पाया था, उसे मैदान में क्यों बुलाया जा रहा है। राजकुमारी को देखते हुए कहीं किसी ने उसे देख तो नहीं लिया है और अब मैदान में उसे इसकी सजा दी जाएगी। सोचते सोचते उसने एक बार फिर राजकुमारी की तरफ देखा। इस बार राजकुमारी भी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। सिर खुजाते हुए वो रक्षकों के साथ मैदान की तरफ चल दिया था। उसने एक रक्षक से पूछा भी था कि उसे मैदान में क्यों ले जाया जा रहा है, लेकिन किसी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया था। सब लोग मैदान में इकट्ठे हो चुके थे। राज्य के तेज तलवारबाज मैदान में आ पहुंचे थे। युवक अब भी नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने ये निश्चय कर लिया था कि बिना गलती जाने वो कोई भी सजा स्वीकार नहीं करेगा, चाहे इसके लिए उसे युद्ध ही क्यों न करना पड़े। उस युवक के हाथ में भी एक तलवार पकड़ा दी गई थी। राजा ने तलवारबाजों को आदेश दिया कि तलवारबाजी शुरू की जाए। युवक ने एक बार चोरी छिपे नजरों से राजकुमारी को देखा। राजकुमारी की आंखों की उत्सुकता देखकर युवक ने निश्चय कर लिया था कि उसे इस तलवारबाजी में जीतना ही था और इसके लिए वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा। अलग अलग पैंतरों को आजमाते हुए और जबरदस्त चुस्ती फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए उस युवक ने राज्य के सभी निपुण तलवारबाजों को हरा दिया था। सभी सैनिक हार मानकर सिर झुकाकर खड़े हो गए थे। भीड़ ने चिल्लाकर उसे युवक का सम्मान किया था। इतने में राजा उठे। राजा के उठते ही सब लोग शांत हो गए थे। राजा ने युवक से कहा, युवक अपना पूरा परिचय दो। युवक ने सिर झुकाकर राजा का अभिवादन किया और बोला, महाराज, मेरा नाम वीरेंद्र है और मैं माधवपुर का रहने वाला हूँ। काम की तलाश में अपने घर से निकला हूँ। राजा महेंद्र सिंह, हमें तुम्हारी योग्यता का तो कल ही पता चल गया था, जब तुमने गजब की फुर्ती दिखाकर राजकुमारी का जीवन बचाया था, और हमारे आने के बाद जिस प्रकार तुमने वहां के बच्चों का मनोरंजन किया था उसकी भी हमें खबर है। तुम्हारी तलवारबाजी से बच्चे ही नहीं, हमारे राज्य का प्रत्येक व्यक्ति भी प्रभावित हुए हैं। हम भी तुम्हारी प्रतिभा के कायल हैं। यहाँ तुमने जिस अद्भुत कला का प्रदर्शन किया है वह अत्यंत प्रशंसनीय है। तुमने जिन योद्धाओं को हराया है ये हमारे सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज हैं। हमें हैरानी है कि इतनी योग्यता के बावजूद तुम्हें अभी तक कोई कार्य कैसे नहीं मिला। तुम्हारी योग्यता तो किसी हारे हुए युद्ध को भी जीत की तरफ ले जा सकती है। वीरेंद्र महाराज, आपने जिस प्रकार मेरी प्रशंसा की है मैं उतना योग्य नहीं हूँ, किंतु आपके द्वारा प्रशंसा किए जाने पर गर्वित महसूस कर रहा हूँ। हाँ, मैं कुछ तलवारबाजी जानता हूँ, किंतु सर्वश्रेष्ठ नहीं हूँ। ये सब आपकी ही उदारता है जो मुझे आपने इतना सम्मान दिया। आज तक कभी किसी ने मुझ पर ऐसी अनुकंपा नहीं दिखाई, इसलिए अभी तक मैं अपनी जीविका चलाने के लिए कोई उपयुक्त कार्य नहीं ढूंढ पाया हूँ। अगर आप मुझे कोई कार्य प्रदान करेंगे तो ये मेरा सौभाग्य होगा। राजा महेंद्र सिंह, ये तुम्हारा नहीं अपितु हमारा सौभाग्य होगा कि तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ योद्धा हमारे राज्य में होगा। हम तुम्हें अभी से अपनी सेना में स्थान देते हैं। साथ ही सेना को तलवारबाजी सिखाने हेतु तुम्हें प्रशिक्षक के रूप में भी नियुक्त करते हैं। तुम हमारी सेना को प्रशिक्षित कर उन्हें अधिक योग्य बनाओ। यूं तो हमारे राज्य में सेना की कोई आवश्यकता नहीं होती और न ही हमारा कोई शत्रु है, पर फिर भी हम अपनी सेना को इतना सक्षम देखना चाहते हैं कि कोई हमारे राज्य की तरफ आंख न उठा सके। तुम हमारी सेना में एक से बढ़कर एक योद्धा को पाओगे। अब तुम जाओ और अपना कार्य संभालो। सैनिक उसके हुनर की और व्यवहार की तारीफ करते नहीं थकते थे। चोरी छिपे वीरेंद्र राजकुमारी सुनयना को देख ही लेता था। आते जाते राजकुमारी भी उसके अभ्यास को मंत्रमुग्ध भाव से देखा करती थी। जल्दी ही वीरेंद्र के चर्चे हर जगह थे, महल में भी और राजकुमारी के आसपास भी। अब जब कोई वीरेंद्र की तारीफ करता तो राजकुमारी शर्मा कर नजरें झुका लिया करती थी। वीरेंद्र का उसे चोरी छिपे देखना उससे छिपा नहीं रहा था। अपने दिल में वो भी एक नई गुदगुदी सी महसूस करने लगी थी। अब तो वीरेंद्र की नजर जब राजकुमारी पर पड़ती तो सुनैना को अपना दिल जोर जोर से धड़कता हुआ महसूस होता था। अब दोनों के लिए अपने दिल को संभालना मुश्किल होता जा रहा था। उन्हीं दिनों राज्य में एक सिद्ध आर्षि मुनि का आगमन हुआ। वे भूत भविष्य के अच्छे जानकार थे। उनके आने के बाद पता चला कि हर तरह से संपन्न राज्य में भी अनेक समस्याएं थीं। लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास आते और समाधान पाकर खुशी खुशी वापस लौट जाते थे। देखा जाए तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसकी कोई न कोई समस्या न हो। यही हाल उस राज्य का भी था। किसी को अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की चिंता थी। कोई अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहता था लेकिन नुकसान होने के डर से चिंतित था। किसी के घर में संतान नहीं थी तो कोई पुत्र की लालसा लिए बैठा था।
किसी के पुत्र का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो कोई अपना व्यवसाय संभालना नहीं चाहता था। और भी अनेक समस्याएं थीं। जाने अनजाने हर कोई किसी न किसी समस्या से जूझ ही रहा था। साधु महाराज उनकी समस्याएं सुनते और कुछ अपने ज्ञान से तो कुछ अपनी दिव्य दृष्टि से उनका समाधान निकालने लगते थे। अब लोग राजा के पास इन समस्याओं को लेकर तो जा नहीं सकते थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति महल तक भी पहुंच गई। महल में भी समस्याएं थीं। भविष्य को लेकर वहां भी अनचाही समस्याओं ने अपना डेरा जमा लिया था। महल के लोगों ने भी साधु महाराज के पास जाने का निश्चय किया। साधु महाराज बहुत पहुंचे हुए थे, भूत भविष्य का ज्ञान रखते थे। ऐसे पहुंचे हुए सिद्ध ऋषि को अपने महल में बुलाना उनका अपमान करना था, और राजा महेंद्र सिंह किसी का भी मान रखना जानते थे। वे रानी चित्रलेखा के साथ उनके पास पहुंचे और उनसे बड़े विनीत स्वर में महल का आतिथ्य स्वीकार करने का अनुग्रह किया। साधु बोले, महाराज महेंद्र सिंह, तुम अपनी कीर्ति से भी बढ़कर हो। यहाँ आने से पहले मैंने इस राज्य के विषय में कई बातें सुनी थीं और मुझे प्रसन्नता है कि सब सच पाया। आपके राज्य के कई व्यक्ति मेरे पास आए। उनकी अपनी निजी समस्याएं थीं जो मामूली थीं, लेकिन मेरे पास एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं आया जो किसी से ईर्ष्यावश कोई समाधान मांगने आया हो। मैंने देखा, हर व्यक्ति के ललाट पर स्वाभिमान की रेखाएं थीं और हर चेहरे पर गर्व भरी मुस्कुराहट, जो ये दर्शाती हैं कि वो एक ऐसे राजा की छत्र छाया में रह रहे हैं जो उन्हें भी एक सही दिशा की तरफ लेकर जा रहा है। तुम्हारा कल्याण हो। तुम एक सच्चे राजा हो जो लोगों के धन पर नहीं अपितु उनके दिलों पर राज करते हो। ऐसे राजा का आतिथ्य स्वीकार करने पर मैं जरूर गर्व करता, किंतु मेरी जगह यही है, क्योंकि अभी कुछ और लोगों को उनके भविष्य की राह दिखानी है। और हाँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो राजकुमारी। भविष्य की होने वाली महारानी है जो एक नहीं अपितु कई राज्यों पर राज करेगी। राजकुमारी का पति एक महान बलशाली व्यक्ति होगा जो आपको भी संसार में सम्मान दिलाएगा। पर आपके लिए एक सुझाव है, राजकुमारी को पाक कला के साथ साथ युद्ध कला का भी ज्ञान होना चाहिए। जाने कब उन्हें इसकी जरूरत पड़ जाए। राजा रानी को उनके सवालों का बिना पूछे ही जवाब मिल गया था। उन दोनों ने साधु महाराज के चरणों में अपना शीश नवाया और उनकी बात का मान रखते हुए वापस महल लौट आए। भेंट स्वरूप जो फल या खान पान का सामान वो साथ लाए थे, उसे साधु ने उसी समय प्रसाद स्वरूप लोगों में बांट दिया और बाकी का सामान महल में वापस भेज दिया था। आगे की कहानी जानेंगे पार्ट 4 में। और अगर आप पार्ट 4 देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन एल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक